गुरुदेव भी आ गए। गुरुदेव जय जयकार, नमस्कार। वाह, लेवल अप ऊपर से थोड़ा सा, बिल्कुल एकदम स्कैनर की क्लास है। एनर्जी तो भरपूर होनी चाहिए ना, अंदर से आने चाहिए, फुट फुट के बाहर। यस 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 यस। लंबी गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ कहिए ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम ओम ओम। जय जयकार करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस कोर्स में हम लोग करने क्या क्या वाले हैं, है ना। कोर्स तो ज्वाइन कर लिया आपने और ये सोचकर ज्वाइन कर लिया कि चलो जी सुमित सर की क्लास आ रही है, कुछ तो कर ही लेते हैं उसके अंदर, लेकिन इसमें करेंगे क्या वो भी तो एक बार देख लें सर, क्या विचार है सर आपका? बिल्कुल डियर। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने आशीर्वाद दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सुमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं क्या क्या है इस कोर्स में हमारे पास आपके लिए। चलिए बस आधे मिनट का समय और देख एक बार इसको। कोई नहीं कोई नहीं। अभी भी आप दिल्ली में ही हैं? जी सर। ओके डियर। सर दिल्ली जाने नहीं दे रही घर पे, क्या करें? कोई नहीं। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, आप भी दिल्ली वाले हैं ना? बिल्कुल डियर बिल्कुल। तो उन्होंने दिल खोल के आशीर्वाद दे रखा, उन्होंने यहीं रहो बस। यहीं रहो यहीं। नहीं, बहुत दिन रहे अपने घर में, अब यहीं हाँ, रहो। और क्या। तो हम इस कोर्स को एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या इसका फॉर्मेट है इस कोर्स में, क्योंकि आप भी यहाँ पर आए हैं तो कुछ सोच कर आए होंगे और हम आपकी जिंदगी में क्या इस कोर्स से वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो पहला पार्ट जो होगा वो डाउजिंग एंड स्कैनर रहेगा। आज हम बात करेंगे, आज से शुरू करेंगे ओरिजिन ऑफ एंड बेसिक्स ऑफ डाउजिंग, क्योंकि ऑरा स्कैनर जो है एक डाउजिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। अब डाउजिंग क्या होती है? DOWISNG। डाउजिंग एक विद्या है। डाउजिंग एक विद्या है जिससे पहले हम पानी खोजा करते थे, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सैकड़ों बीघे जमीन पड़ी है, सारी भूमि गोपाल की, हिट एंड ट्रायल कोई है नहीं, तो कोई सियाना व्यक्ति रॉड लेकर चलता था, जैसे अपने ने एल रॉड देखी थी या वाई रॉड देखी थी वैसे लेकर चलता था, और जहां पर भी वो सिंक हो जाती थी वहां पर वो कहता था यहाँ गड्ढा खोदो, और फिर वो खोदते थे तो पानी निकल आता था। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे में से कुछ लोगों ने वाटर फाइंडिंग को परस्यू कर लिया। जैसे हर विद्या के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ऑकल्ट साइंस के भी बहुत सारे पार्ट हैं। किसी को न्यूमरोलॉजी भा जाती है, किसी को वास्तुशास्त्र, किसी को एस्ट्रोलॉजी, किसी को हीलिंग।
तो इस तरह से कि कुछ ना कुछ दिल के करीब हो जाता है। जैसे मेरे दिल के करीब सारी चीजें हैं, पर जाना जाता हूं मैं वास्तुशास्त्री के नाम से या आचार्य, वास्तु आचार्य के नाम से। तो इस तरह से डाउजिंग में भी हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने वाटर फाइंडिंग के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, और मैंने उनसे कहा था कि वाटर फाइंडिंग में वाटर फाइंडर की जो इनकम होती है वो ऐसे ही होते है 30-40 हजार से लेकर 3-4 लाख रुपए तक। क्योंकि जहां पर पानी ना मिले और आप एग्जैक्ट बता दो कि 800 फीट पे पानी है, 200 फीट पे पानी है, 1000 फीट पे पानी है, तो ये अमेजिंग बात होती है ना। और अगले बंदे की एनर्जी बचती है, आपकी एफिशिएंसी बचती है। तो वाटर फाइंडिंग की विद्या थी डाउजिंग। कोई सियाना व्यक्ति लेकर चलता था और उसको फाइंड कर लेता था। उसी के ऊपर जो पहला इंस्ट्रूमेंट जिसको हम आज हम लोग अभी शुरुआत करेंगे सीखने की, वो है पेंडुलम। क्या है? पेंडुलम यानी लोलक। ऐसा कोई सा भी एक भारी पदार्थ जिसको आप टांग सकें। तो मेरा निवेदन है कि आप कल से अपना एक पेंडुलम क्लास में लेकर आए। आप कहेंगे जी पेंडुलम तो ना है ना सर, आपने भेजा ना कुछ करा। तो आपने क्या करना है, कोई सी भी एक भारी वस्तु को ऐसे करके लटका लीजिए, या अपने गले की माला, जैसे तुहिन सर ने निकाली। ओ सर क्या बात, आप तो पूरे बाबा बन गए। जैसे तुहिन सर जी ने निकाली इतनी सारी मालाओं में से एक वो रुद्राक्ष टांग लिया, या कुछ भी आपने टांग लिया, तो आप बस आपको कुछ ना कुछ टंगा होना चाहिए। या आप इवन क्या ले सकते हैं सर, मतलब आपके हाथ में जो कुछ भी है वो चलना चाहिए। आपकी ऑरा में इतनी पावर आ जाए कि आपके हाथ में कुछ भी लटका दें तो वो चल जाए। अगर कुछ ना मिले तो क्या करेंगे? महिलाएं चाहे अपने पति को लटका के उल्टा कहने बोल बेटा बोल, बोल भोले। क्या बोला? लेकिन पतियों को ये छूट नहीं है, वो नहीं टांग सकते पतियों को, ठीक है। तो आप कोई की रिंग टांग लीजिए, किसी एक थ्रेड के अंदर कोई एक नट बोल्ट टांग लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। इवन पेन का ढक्कन टांग लीजिए। ठीक कहा सर आपने, आप अपनी फिंगर रिंग टांग लीजिए। माला है आपके पास तो माला रख लीजिए, विद लॉकेट है तो वो रख लीजिए, प्यार की पहली निशानी के रूप में किसी ने दे रखा है तो वो लटका लीजिए। और हमारा तो सब कुछ वो फाइंड करने में ही आ जाएगा, है ना। हमारा इमोशन से कोई मतलब नहीं, हमें तो बस फाइंड करना ही। तो डाउजिंग वो इंस्ट्रूमेंट है पहला, पेंडुलम डाउजर, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा पाएंगे कि अनजान, जो चीज हमारे से अनजान है उसको कैसे हम देख सकें। आज की तारीख में डाउजिंग का खाली पानी खोजने तक ही समन्वय नहीं रह गया, मतलब रीलम बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो पुराने डाउजर्स जो थे, डाउजिंग का इस्तेमाल किस काम में किया करते थे उसको भी देखेंगे। वो किया करते थे सोना खोजने के काम में, मेटल्स खोजने, मिनरल्स खोजने के काम में। क्योंकि हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति है वो सारी की सारी दो चीजों के ऊपर बहुत बुरी तरह से बेस्ड थी। पहली, दूध। दूध पियोगे तो हड्डी मजबूत। तो कृष्ण जी ने तो पूरा का पूरा उसके ऊपर गोपालन पे पूरा जोर दिया, और हम लोग जो है गो प्रधान देश बन गए। दूसरा जो था वो है स्वर्ण। हमारा इन्फेचुएशन सोने के प्रति बहुत ज्यादा है या नहीं? हर व्यक्ति को क्या चाहिए? सोना ही सोना, भले वो नींद में मिलता हो, लेकिन चाहिए हमें सोना ही सोना। तो उस सोने को खोजने में ये डाउजिंग काम करती। तो आपको रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ कि किसी ने ये सीखी मेरे से ऑरा स्कैनर की विद्या। ऑरा स्कैनर मंगा के और उन्होंने अपने अपार्टमेंट में उसे खोजना शुरू किया। वो मैं सिखाऊंगा सोना भी कैसे खोजते हैं आपको। और उन्हें एक जगह वो स्कैनर खुल गया। अब उनका फोन है, सर एक बात बताओ। मैंने हाँ जी बताओ। बहुत एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। सर वो मैंने ना अपने अपार्टमेंट के पार्किंग में जो है वो सोना खोज लिया, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा मेरी माँ भूल के भी अपार्टमेंट वाले को मत कह देना भी यहाँ खोद दो और यहाँ सोना मिलेगा। पता लगा इतनी सी एक टिक्की मिल गई, तो वो तो क्वांटिटी नहीं पता ना, इतनी सी टिक्की भी मिल गई और आपने पूरा का पूरा अपार्टमेंट गिरवा दिया। एक सरकार ने भी ऐसा किया था कि उन्होंने कई 100 मीटर की सुरंग खोद दी थी, और उसके बाद वो जो मिला ना मिला वो बात की बात है। तो वाटर फाइंड करने तक ठीक है। इवन यू कैन ऑल्सो फाइंड योर लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। आप अपने खोए हुए ऑब्जेक्ट्स को इस विद्या से फाइंड कर सकते हैं। मेरा पहला इंट्रोडक्शन तो इससे हुआ था, वो एल रॉड के थ्रू हुआ था। मेरी माताजी अपने सोने की चेन रख के भूल गई। अभी अक्सर ऐसा होता है। तो क्या हुआ कि मैं उस रॉड से कहा कि वो कहाँ पे है, चैन कहाँ पे है, तो वो मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाके छोड़ देती थी। मैं उसे देखता, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। अब रॉड के साथ यह मुसीबत यह है कि वो बोल नहीं सकती, है ना।
एक बोल नहीं सकती, दूसरा ऐसे नहीं हो सकती। वो ऐसे तो खुलेगा स्कैनर या रॉड, जो भी एल रॉड है, लेकिन वो ऐसे ऐसे नहीं चल सकती। तो क्या हुआ, जब मैं 5वीं बार गया तो उसी जगह पर गद्दा जैसे उठाया तो उसके नीचे से वो चैन निकल है। तो ऐसा विश्वास जम गया कि हाँ भाई, ये विद्या बिल्कुल ठीक है। अब जिस बेटी का हमने अभी एडमिशन कराया आईआईटी में, उसके लिए रोज का हो गया, क्योंकि छोटे बच्चे जब बचपन से ही देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसने क्या काम किया कि अगर मोबाइल खो गया तो उठा रॉड, मेरा मोबाइल कहाँ है, और रॉड उसको ले जाती थी। कभी वो सोफे के नीचे मिलता, कभी उसके नीचे मिलता, कभी बेड के, कभी, तो उनका वो परफेक्शन हो गया। तो ये सब काम आप भी कर पाएंगे। इसके बाद इसका और फैलाव हुआ, मतलब कुछ भी खोज सकते हैं आप, तो और भी बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो मिल जाएंगे कि ये दवाई जो डॉक्टर ने लिखी है वो आपको सूट करेगी या नहीं करेगी। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस करेंगे हम। ये मोबाइल मुझे सूट कर रहा है नहीं कर रहा, ये वाला कलर मुझे सूट कर रहा है नहीं कर रहा, मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट तो नहीं, मुझे IR UV PY BY तो नहीं, और किसने किया हुआ है ये, ठीक है ना। उसको मैंने खोजने से थोड़ा मना कर दिया, करता हूं कि आप सीख सकते हैं कि किसने किया किसने नहीं किया, अगर आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है। क्या हुआ कि मैंने एक किसी सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी को सर बता दिया कि तुम्हारे ऊपर ये इस अपराधी ने किया हो। सर अगले दिन वो सारे साफ हो गए। तो इसलिए आपके मन में वो द्वेष ना आ जाए तो आप उससे बचें, लेकिन आप इससे फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, डिस्टेंस फाइंडिंग, क्योंकि डाउजिंग के लिए टाइम और स्पेस कोई मैटर नहीं करता। आप इवन जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था कि आप ऑन स्क्रीन है मेरे सामने, तो भी आपकी ऊर्जा एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी एंड वी कैन फाइंड एनीथिंग। हमें ये फाइंड कर सकते हैं कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। आप कहें कि मेरे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए, लेकिन हम आपके नेटवर्थ बता सकते हैं कि इस समय आपने इतने सारे पैसे ये अलमारी में रख रखे हैं। तो आप के लिए ये पीनट्स होने वाले हैं, राइट। मजा आया नहीं आया ये सब फाइंड अगर आप किसी के बारे में बता दो तो। अगर ऑकल्ट में आपकी गति है और आप किसी की सबसे ज्यादा जो सफल ज्योतिष है, सबसे ज्यादा जो सफल टैरो कार्ड रीडर है, सबसे ज्यादा जो सफल वास्तु कंसल्टेंट है, सबसे ज्यादा जो सफल ऑकल्ट मास्टर है, वो बिना आपके बताए आपकी समस्या बता देता है। आप उससे इंप्रेस हो जाते है ना। आप किसी के पास आए, उसने आपकी कुंडली को देखा, ओ आपके साथ तो ये चल रहा है आजकल, आपको बहुत घाटा हो रहा है, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आपकी बेटी की शादी। अब ये आपने बोला कुछ नहीं है, खाली जस्ट आपने पत्ते कार्ड निकाले या कुछ भी करे। तो मैं आपको एक विद्या सिखाने वाला हूं, उसका कहते हैं बॉडी डाउजिंग। यानी आपको कोई भी यंत्र की जरूरत नहीं है, कुछ पेंडुलम नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, और आपने ध्यान लगाया ऐसे करके, ओ, और आपको आंसर आ गया। ठीक है, तो कितने लोग ध्यान वाले बाबा बनना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। ग्रेट। तो ये तो श्योरिटी है कि आप धीरे धीरे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये क्लास जो है वो सारी की सारी प्रैक्टिस के ऊपर ही है, क्योंकि पढ़ तो लिए ही आप, इसमें शक की कोई बात नहीं, लिखे पढ़े आप हैं, पात्रता आपकी बहुत सारी ही है, ये भी बात तय है। तो धीरे धीरे हम इस अनजान क्षेत्र में उतरेंगे और देखते हैं हम क्या क्या इसमें कर पाएंगे। पेंडुलम डाउजर, एल रॉड और बॉबर। बॉबर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है डाउजिंग का जो ऐसे घूम के जवाब देता है, ऐसे। तो जब मैं अपने वहां पहुंचूंगा तो आपको बॉबर, एल रॉड, ये इवन सेब या संतरे से हम डाउजिंग कैसे कर सकते हैं, इफ यू हैव नो टूल एट ऑल, कोई टूल नहीं तो आप संतरे से कैसे डाउजिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज है उससे कैसे डाउजिंग कर सकते हैं, इसको हम सीखने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, एक तो कल से अपना क्या लेकर आना है, पेंडुलम, और एक आप तार ले लें, इतनी बड़ी बड़ी कॉपर की वायर ले लें, और उसको ऐसे मोड़ के एल रॉड बना लें। ठीक है ना, देसी जुगाड़ बिल्कुल। क्योंकि जब कोई एक चीज आपकी बनाई हुई चलने लगेगी तो आपके ऊपर कितना विश्वास हो जाएगा, आपको अपने आप के ऊपर, उसके ऊपर। मतलब परचेज करने की कोई जरूरत, इफ यू हैव पेंडुलम, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि आप उसको बनाएंगे, जैसे कि गौरी दीदी दिखा रही हैं उस समय, मैं स्पॉटलाइट पे लेता हूँ। ऐसा आप एक तार लीजिए और सिंपल उसको बना लीजिए। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा बनाना, इसमें शक की कोई बात नहीं। अभी किसी ने लिखा है कि लेकर एंटीना, यस, लेकर एंटीना इज ऑल्सो अ device to find anything with frequencies.
तो अजय सर, लेकर एंटीना हम यहाँ कोर्स में कवर नहीं करने पा रहे क्योंकि वो अभी मेरे हिसाब से obsolete है विद्या। क्योंकि जब हमें इतनी सारी चीजें ऑरा स्कैनर के माध्यम से पता चल जाएंगी तो हम उस लेकर एंटीना को लेकर क्या करेंगे, है ना। वो एक टफ विद्या है, वाई रॉड आधारित है। तो जब हमें एल रॉड पे सब कुछ सामने सामने दिख रहा है तो एक एक फ्रीक्वेंसी को चेक करो, आगे करो, पीछे करो, ऊपर करो, नीचे करो। उससे अच्छा तो यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड कर लें। ठीक है, तो इतना हम काम करेंगे। ऋचा मैम कहिए क्या कहते हैं। No, I raised my hand for something else, sir. ओके Nothing to ओके, say. Nothing to say. Sorry. मोस्ट वेलकम, हैंड डाउन कर लीजिए। फिर ऑरा स्कैनर आएगा, इसी के ऊपर बेस्ड ऑरा स्कैनर। ऑरा स्कैनर क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी यंत्र क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर शुरुआत करेंगे हम डिटेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। हम जब आपस में एक दूसरे की नेगेटिव एनर्जी को नाप लेंगे, IR, UV, PY, VY, और सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी, उसको कैसे हटाते हैं इसके ऊपर भी अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। और वो यंत्रांश, वो उसमें से कुछ आपको पता है, कुछ और देखेंगे आप। और मेरा आपसे एक वायदा है, इस बार मैं आपको बहुत सारे नए यंत्रांश का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं जो प्रॉब्लम्स रोज लोग फेस करते हैं। जैसे कि IR, UV, PY, BY से तो आप सब लोग अच्छे से वाकिफ हैं, नहीं वाकिफ तो उसको दोबारा करेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिस मांगती है चीज। और आपको अपने आप को कैसे सेफ रखना, सेफ गार्ड रखना, वो भी पूरी तरह से मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा जैसे कि किसी के बच्चा नहीं हो रहा तो वो यंत्र आएगा, है ना। शादी नहीं हो रही, वो यंत्र आएगा। विदेश यात्रा नहीं हो रही तो वो यंत्र आएगा। कैंसर से पीड़ित हैं तो वो यंत्र आएगा। गर्भ स्थापन नहीं हो रहा, बार बार आपके क्या कहते हैं, अबॉर्शन हो रहा है तो वो यंत्र आएगा, उसको कैसे रोका जाए। और शत्रु आपके बढ़ गए तो वो यंत्र आएगा। कर्ज से मुक्ति है तो कर्ज मुक्ति का यंत्र में आपको सारी चीजें आएंगे जी। धन वापसी यंत्र भी बिल्कुल सही कहा आपने जी, एकदम वो आने वाला है अगर पैसे फंस गए तो। इस तरह से हम बहुत सारे नए नए यंत्रों के विषय में भी रोज कोशिश करेंगे कि एक यंत्र आपको उसका इंट्रोडक्शन आने वाले, जब भी हरिद्वार पहुंचूंगा तो हो जाएगा। मेरे के 5-6 तारीख से शुरू कर देंगे इस काम को, राइट। तो सारी रेडी रैगनर कुछ चीजें मैं आपको देने वाला हूं। उसके बाद ऑरा स्कैनर जब आ जाएगा, हम थोड़ा ऑरा स्कैनर को चलाने की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आप सभी लोगों के पास मैक्सिमम ऑरा स्कैनर पहुंच चुका है। आप लोगों ने, यू आर द बेस्ट, जल्दी आपने करी तो ऑरा स्कैनर है आपके पास। ऑरा स्कैनर से हम कंपेटेबिलिटी चेक कर सकेंगे आपने कि आपके पार्टनर के साथ कितनी कंपेटेबिलिटी है। या क्लाइंट आता है आपके पास और वो कहता है कि मेरे बच्चे की तो कुंडली नहीं है, मेरी बच्ची की कुंडली नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि उसके चक्कर में नाड़ी, वर्ण, भस्य, क्या कहते हैं, वश्य, इस तरह के जो उसके क्या कहते हैं, वर्ण, राक्षस, योनि, इस तरह की जो उनकी चीजें हैं, उससे बचने के लिए हम डायरेक्टली कंपेटेबिलिटी एनर्जी से चेक कर सकते हैं कि दो बंदों के बीच में कैसा सामंजस्य रहेगा या पार्टनरशिप्स कैसी रहेंगी। हमने न्यूरोलॉजी में भी उसको पढ़ा है, एस्ट्रोलॉजी में भी हम उसको जानते हैं। तो पार्टनरशिप्स हम ऑरा स्कैनर के माध्यम से जान पाएंगे कि कैसा रहेगा। इसके अलावा कौन सा बिजनेस, कौन सी जॉब मेरे लिए अच्छी है, ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं, इसको हम जांच लेंगे। क्योंकि दुनिया में लगभग आधे लोग ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसको वो पसंद नहीं करते। आप में से कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? प्लीज रेज योर हैंड कि आप यू आर इन, लगता है व्यक्ति को कि यू आर इन अ रॉन्ग जॉब। तो सपन भट्ट जी से पूछते हैं, सर कैसा है आपका एक्सपीरियंस अपने जॉब के विषय में? सपन भाई। सर आवाज साफ है। राधे सर। अनुज जी, आपने भी हाथ उठाया था, बताइए कि क्या हुआ कि आपको अपनी जॉब पसंद क्यों नहीं है? नहीं गुरुदेव, मुझे, मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत पसंद है। मैं तो अपने बाकी सारी समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ऐसी जगह बिठा दिया कहाँ? कि मैं प्रोफेशनल टैक्सेशन लायर हूँ। उसके अलावा आप जैसा गुरु मिल गया। आप क्या, अब तो मैं राजा हूँ गुरुदेव। नहीं नहीं, वो तो प्रभु की कृपा है बहुत ज्यादा कि आपको पसंद आई। मतलब टैक्सेशन पसंद है या नहीं? मैंने आपसे पूछा था कि 40-50% लोग जो हैं वो अपनी जॉब से ना खुश रहते हैं। तो क्या आप अपनी जॉब से आपने हाथ उठाया कि हाँ मैं भी ना खुश हूँ? तो ऐसा तो नहीं है ना? नहीं गुरुदेव, मैंने कहा था कि हाँ ऐसा है, इसलिए मैंने ऐसा ऐसा है? अच्छा, लोग परेशान हैं, ठीक, ये बात सही है। तो किसी को लगता है कि वो उस जॉब के लिए नहीं बना, क्योंकि हम लोग जब भी प्रोफेशन अपना चुनते हैं
तो उस समय बहुत ही इमेच्योर होते हैं, बहुत ही बच्चे होते हैं। तो हम कभी मैक्सिमम हमारा ये जो जॉब का सपना देखता है या प्रोफेशनल का सपना देखते हैं, वो हमारे पेरेंट्स देखते हैं कि यार मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तो चल मेरा बेटा तू भी बैठ जाए यहाँ पे, तुझे बनाई बनाई गद्दी मिल जाए। अगर मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ तो मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी वास्तु कंसल्टेंट बन जाए, उनको स्ट्रगल कम करनी पड़ेगी। ये बात भी बिल्कुल सही है, वो बने ना बने वो बात की बात है। और कभी कभी दोस्तों के इन्फ्लुएंस में कि चल यार इंजीनियरिंग कर लेते हैं, आधी दुनिया इंजीनियरिंग कर रही है, और आपको पता है इंजीनियरिंग में कितना कंपटीशन है? बताएगा कोई आज की तारीख में? नहीं पता आपको? तो मैं बताता हूँ। अगर 1.5 लाख लोग इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हैं तो 1.25 लाख लोग इंजीनियर बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वो सारे इंजीनियर्स में कोई स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाद में उसके हालत खराब होते हैं। प्लीज मेरे को क्षमा करना अगर इंजीनियर्स देख रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद पता लगता है कि यार इस जॉब के लिए तो मैं बना ही नहीं था, और तब तक बहुत लेट हो जाता है। जब तक आपकी जॉब छूटती है या आप उसको खुद छोड़ते हैं, तब तक एक क्राइसिस पैदा हो जाता है आपके ऊपर, एक लाइबिलिटी शुरू हो जाती हैं। कभी हाउस लोन शुरू हो जाएगा, कार लोन शुरू हो जाएगा, बच्चों का एजुकेशन शुरू हो जाएगी, और आप ना उसको छोड़ पाते हैं, और आप जलते जलते वो काम करते रहते हैं। तो आप किस प्रोफेशन के लिए बने हैं, ये आपको ये वाला स्कैनर या ये वाला कोर्स आपको 110% बता देगा। क्लियरिटी ऑफ माइंड आ जाएगी, है ना। कपल्स को मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, ये कर लेंगे पार्टनर्स के बल। डिस्टेंस एनर्जी स्कैनर, जैसे कि मैं कर पाता हूं आपकी फोटोग्राफ देखकर या आपकी खाली सामने ही देखकर कि ऑन स्क्रीन हम डिस्टेंस से कर पाएंगे। तो फोटोग्राफिक स्कैनिंग जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट है, फोटोग्राफिक हीलिंग एंड फोटोग्राफिक स्कैनिंग। हीलिंग जो है वो रेकी का पार्ट है, लेकिन स्कैन करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ ऐसे मैं उपाय बता दूंगा जो रेडी रेकनर होंगे, जिसमें आपको हीलिंग वीलिंग कुछ नहीं करनी, व्यक्ति अपने आप ही हील हो जाएगा। संजय भैया बताइए। सर अभी आपने बताया कि इंजीनियर्स में कितना वो है, अभी कंपटीशन है। अभी मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, जो कि एक प्योरली मार्केटिंग की जॉब है। एक्चुअली एंड यू वोंट बिलीव कि 2019 में जो है हमारे यहाँ पे नए डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूट हुए हैं, और अगर 100 लोग रिक्रूट हुए हैं तो आउट ऑफ दैट 85 आर बीटेक इंजीनियर्स। क्योंकि जैसे पहले प्योर मार्केटिंग जॉब है, जिसका इंजीनियरिंग के ई से भी कोई मतलब नहीं है। से भी कोई मतलब नहीं, बिल्कुल दे ठीक आर है। डूइंग मार्केटिंग जॉब। क्यों? वो मैंने बताया ना कि इतने सारे कॉलेजेस हैं, अगर एक साल में 1.5 लाख लोग परस्यू कर लें, 1.25 लाख लोग इंजीनियर हो जाते हैं। जैसे हमारे आपके जमाने में क्या होता था, मतलब जो हमसे पीछे का जमाना था, उसमें मैट्रिक होना बहुत बड़ी बात होती थी। क्या Yes. होता था? मैट्रिक। पता है मैट्रिक किसको कहते हैं? 10th को, 10th 10th को। स्टैंडर्ड। अरे 10वीं में बच्चा, और उसके बाद ऊपर पास भी हो गया, इसने 10th करी और पास हो गया, और कोई फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो उसके पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बंटने लगती थी। ऐसे ही होता था ना, है ना। अब हमारे कई दोस्तों ने जो है, जो आपको याद होगा कि पहले जो इंटरनेट तो होता नहीं था, तो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट किस पे आते थे? वो अखबार में आते थे, बार में आते थे। और अखबार सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे आते थे। ठीक है, किस किसने देखा है वो जमाना? हमसे तो पहले का है सर। मैंने भी देखा। ठीक है ना। तो वो रिजल्ट ऐसे आता था कि उसमें किसी के आगे F लिखा होता था, किसी के S लिखा होता था, किसी के आगे D लिखा होता था, है ना, किसी के आगे फिर F लिखा होता था। तो जो फेल विद्यार्थी थे वो कहते थे कि हम फर्स्ट आए हैं। फर्स्ट आने का मतलब 60% से ऊपर नंबर, कि मम्मी मेरे उसमें तो F लिखा हुआ। अरे वाह, F लिखा हुआ, मिठाइयां बंटवा दो, मेरे लड़के के 60% से ऊपर है। D का मतलब था डिस्टिंक्शन, मतलब 75% से ऊपर नंबर आने वाले को डिस्टिंक्शन होल्डर कहा जा सकता था। और वो जिले में 1 या 2 ही होते थे, 1 या 2, है ना, मेरे जैसे लोग होते थे उस समय। और आराम से मतलब उनकी जय जयकार होती थी। अभी इंटरनेट उसका जमाना बहुत तेज हो गया, तो उसके बाद क्या करता था बंदा? ग्रेजुएशन कर लेता था। भाई BA कर रखा है लड़के ने, BSc कर रखी है, ग्रेजुएशन तक का, फिर PG तक का हो गया, और अभी वो जो समीकरण है वो क्या हो गया? वो इंजीनियर हो गया। बस कि बच्चा मेरा क्या है? इंजीनियर है। तो अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है उसमें। अब लोग इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा परस्यू ना करके क्लैड वाली साइड ज्यादा जा रहे हैं, यानी कि वो अनुज जी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं कि हम लोग क्या बन जाएंगे? वकील बन जाएंगे। और उन्हें बाद में पता लगेगा कि जब वकील बनेंगे कि जब मार्केट में उतरेंगे तो हो चक्कर कई हजार वकील पहले ही बैठे हुए। तो आप लोग प्लीज तैयारी कर लीजिए कि जो लोग वकालत कर रहे हैं, जो लोग ज्योतिष कर रहे हैं, और जो लोग
वास्तुशास्त्र कर रहे हैं, अक्सर उनसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, मेरे से भी पूछा कई लोगों ने, और क्या कर रहे हो बेटा? जी वास्तुशास्त्र कर रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, और क्या कर रहे हो? तो वकीलों से भी पूछा उन्हें, क्या कर रहे हो बेटा? उन्होंने जी वकालत कर। नहीं नहीं वकालत तो ठीक है, रोटी खाने का क्या जुगाड़ है तुम्हारा? तो हर व्यक्ति को एक जिस काम के लिए वो बना, अगर उसको उसी काम में मजा आने लगे तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर चाहे कितना ही कंपटीशन क्यों ना हो, कितने ही 100 लोग क्यों ना हो, कितने हजारों लोग क्यों ना हो, हम लोग अगर टॉप पे जाएंगे तो तभी जाएंगे जब हमारा पैशन बनेगा। तो हमारा पैशन क्या है, पैशन क्या है, ये भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। या किसी का भी पैशन क्या है, वो किस काम के लिए बना है, उसके अंदर की हॉबीज क्या हैं, वो किसको कन्वर्ट करके बना सकता है। तो हॉबी ऐसी चूज करिए। कुछ लोग तो नैसर्गिक पेंटर होते हैं, कुछ नैसर्गिक म्यूजिशियन होते हैं। जैसे मुझे बाद में पता लगा कि मैं तो एक सर से मिलने के बाद आई एम अ इनबॉर्न हीलर। मुझे में वो तत्व है कि मैं हीलिंग कर सकता हूँ, मैं अच्छी कंसल्टेंसी कर सकता हूँ, बातचीत अच्छी कर सकता हूँ। मेरा शौक है बातें करना और बातें सुनना भी। ऐसा नहीं मैं खाली अपनी अपनी झोंकता हूँ, मैं सुन भी लेता हूँ। तो जब मुझे अपना पैशन पता लग गया तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है ना? वास्तु ज्योतिष से अच्छा कोई वर्क ही नहीं। आप आए और आपने बातचीत कर कर गई, अब प्रोफेशन में बन गए। ये पैशन था मेरा, तो धीरे धीरे ऊपर भी बढ़ रहा है। तो ऐसे आप अपना पैशन खोज सकते हैं इस विद्या के माध्यम से। और उसके बाद उसकी एनर्जीज को डिटेक्ट कर कर एप्लीकेशन क्या है। यहां तक एक पार्ट खत्म हो जाएगा। अगले पार्ट में हम अपनी बॉडी को समझेंगे। किसको समझेंगे? अपने आप को समझेंगे। क्योंकि पहला सुख क्या है? निरोगी काया। तो इस माध्यम से हम जान पाएंगे कि हमारे को बीमारियां कौन सी आने वाली है ना। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पल्ले हो माया, तीसरा सुख गुणवंती नारी। आगे नहीं बढ़ते, ठीक है ना, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहला सुख की बात करेंगे, निरोगी काया। जो हमारी ऑरिक बॉडी है वो 7 चक्रों से बनी, उसकी डिटेलिंग कर लेंगे। और क्या क्या चक्र बिगड़ने से हमें क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो रोग 2 तरह के होते हैं। एक तो फिजिकल, हमें फिजिकली क्या बीमारी आ जा सकती है। मान लीजिए हमारा रूट चक्र, 7 चक्रों में सबसे पहला रूट चक्र है। रूट का मतलब बेस होता है, बेस को कहते हैं मूल, मूल को कहते हैं मूलाधार। तो मूलाधार चक्र जब बिगड़ता है तो व्यक्ति के लोअर पार्ट में दिक्कत आती है, उसको पेन्स होने शुरू हो जाता है। बिना वजह घुटने दर्द होंगे, एड़ी दर्द होगी, इस तरह की दिक्कतें आएंगी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में। और साथ साथ बेस चक्र जब खराब होता है तो फिजियोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं उसमें पैसे कम हो जाते हैं। मतलब धन अगर कम है तो उसका संबंध रूट चक्र से। तो अगर आपको रूट चक्र खराब है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो उसको हम कैसे ठीक करें, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इस तरह सारे चक्रों के इमोशनल और फिजिकल हम वो करेंगे। यस सर, जय जयकार करिए आप, है ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ओके जी, ओके सर। थैंक यू डियर, थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सर। सर आया और उसके बाद कुछ काम से उनको जाना पड़ रहा है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम अपने चक्रों के बारे में जानेंगे, हीलिंग मॉडलिटी, और उसको तुरंत कैसे ठीक कर लें इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चक्र बिगड़ा हुआ है, या तो हम उसकी कंसिस्टेंटली रेकी कराएं, या प्राणिक हीलिंग कराएं, या चक्रों को ठीक करें। तो हम कैसे उसको तुरंत बिना किसी उपाय के चालू कर दें, बहुत छोटे से उपाय के, वो हम चलेंगे। उसकी रेमेडीज क्या क्या होंगी इसके ऊपर बात करेंगे। एनर्जी डिटेक्शन ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है ना। तो इनमें 5 तत्व में कौन कौन से बिगाड़ आने से कौन कौन सी बिगाड़ आएगी, इसको देखेंगे। इम्बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स इन अवर बॉडी के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। अगला पार्ट होगा एस्ट्रोलॉजी एंड ऑरा स्कैनिंग। जैसा हमने एक क्लास करी है अभी हम वेबिनार के रूप में, कल वाली, एस्ट्रोलॉजी कैसे होगी, उसके उपाय क्या होंगे, किसी भी प्लैनेट की 9 प्लैनेट्स की एनर्जी को कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसको कैसे ऊपर करेंगे और कैसे नीचे करेंगे। क्योंकि एनर्जी अगर क्रूर ग्रहों की, जैसे राहु केतु शनि की बढ़ी हुई होती है तो व्यक्ति के कामों में डिलेज होना शुरू हो जाता है। और कम अगर होती है तो उसके काम होते भी नहीं। तो वो कैसे बैलेंस करेंगे, बढ़ी हुई एनर्जी को कैसे घटाएंगे, घटी हुई एनर्जी को कैसे बढ़ाएंगे, इसका पूरा का पूरा चार्ट मैं आपको देने वाला हूँ। जेमस्टोन एनर्जी, कौन सा जेमस्टोन हमारे लिए सूटेबल है। हम लोग क्या करते हैं, एक जर्नल सी थेरेपी को अपना लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में।
लग्न पंचम और नवम के रत्न पहनवा देते हैं ना। अब वो सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता। एक त्रिशक्ति लॉकेट आता है जिसमें लग्न का रत्न होता है, पंचम का रत्न होता है, नवम का रत्न होता है, और उसको पहना लेते हैं। कुछ लोग नीच ग्रहों के रत्न पहना के उसको ऊपर अपलिफ्ट कराते हैं, कुछ लोग क्या कराते हैं, उच्च ग्रहों के रत्न पहनाते हैं। पर इस बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है। राजेश जी बताएंगे इस विषय में कि सर ऐसा कंफ्यूजन है या नहीं है, ये बताओ। यस सर, कंफ्यूजन तो है ही, क्योंकि लग्न देखना है, फिर उसकी राशि देखनी है, फिर उसकी दशा महादशा भी देखनी है, क्योंकि हम रत्न वो पहना रहे हैं जो दशा महादशा के फेवर में जाता हूँ। पार्ट ये है कि जिस आप बिना कुछ करे बिना कुछ कहे जो महादशा चल रही है आपकी उसका रत्न पहना दीजिए, है ना। तो एक तो तरीका ये है कि आप ग्रह के आगे मस्तक हो जाइए, और एक ये है कि आप उसका एंटी रत्न पहना दीजिए। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं रत्न थेरेपी में, पर यहाँ आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि मेरे को कौन सा रत्न पहनना है और कितने रत्ती का पहनना है। नहीं तो बैक्सियन पंडित जी के पास चले जाओ, उन्हें हीरा पहन लो भाई साहब, हीरा पहन लो, कितना जी, उन्हें 7.25 रत्ती। अच्छा जी ठीक है जी। उन्हें तुम्हारा सूर्य खराब है थोड़ा, तो ऐसा करो माणिक पहन लो, उन्हें कितना जी 7.25 रत्ती। उन्हें पन्ना पहन लो, उन्हें पन्ना, तुम्हारा बुध खराब है, कितने रत्ती का, उन्हें 7.25 रत्ती। तो ऐसा बेंचमार्क टाइप का बना दिया कि जो भी हो ताकि 7.25 रत्ती। और एक कंसेप्ट है बाई वेट, कि जितना आपका वजन है उतने रत्ती का रत्न पहन लो, ऐसा भी है ना। बहुत ज्योतिष नहीं आता राजेश जी, आप बताओ मुझे ऐसा है। हाइट्स भी गिनते हैं, बॉडी भी गिनते हैं, वजन भी गिनते हैं, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है कई बार। तो यहाँ आपको क्लियरली एज पता होता है। कौन सा आपने रत्न पहनना है और कितने रत्ती का पहनना है। ठीक, अब एक नई चीज बता रहा हूं कि अंतरदशा महादशा गोचर प्लेनेट हमेशा मूव कर रहा है ना आपके चारों तरफ, रुका है कभी। हर प्लेनेट की एक गति है, और कब तक पहनना है ये भी पता लगा सकते हैं, है ना। कब उसको उतारना है, कब वो प्लेनेट आपको फायदा देगा तब अपने पहन लेना, और कब आपने उसको रिमूव करना है ये भी अपना अच्छी तरह से जान लेंगे। अगर मैं इस विषय को भूल जाऊं तो आप में से कोई व्यक्ति प्लीज मुझे याद दिला देगा कि उसका टाइम पीरियड कैसे हम डिसाइड करेंगे, ये भी हम जान लेंगे। जी रोहित भैया कहिए। प्रणाम सर। जी सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ सेमी प्रीशियस स्टोन्स या फिर जिन्हें क्रिस्टल हीलिंग स्टोन्स बोलते हैं वो भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो जी। क्या जेम स्टोन्स मतलब ये क्रिस्टल स्टोन्स जो है ये इसको रिप्लेस करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आप हाँ करते हैं एक जी, ही में बिल्कुल भी करते हैं। और आप इसको भी जज कर लोगे कि कौन सा आपने सेमी प्रीशियस स्टोन पहनाना है, ठीक है ना। मतलब एनर्जी इक्विवेलेंट कर देते हैं, वो भी बैलेंस कर देते हैं। अगर हमारे को एनर्जी इक्विवेलेंट से मतलब ही कोई नहीं, हम्म। हमें सेमी प्रीशियस से भी मतलब नहीं है, हमें नग की क्वालिटी से भी मतलब नहीं है, हमारे को तो वो सूट करना चाहिए। डाउजर ने बता दिया, ओके ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। मकसद क्या है कि हमें लाभ होना चाहिए, तो लाभ को कैसे अर्जित करें वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पर, बिना किसी चक्कर में पड़े हुए। प्लैनेटरी एनर्जीज और इन्फ्लुएंसेस को हम देख लेंगे, उनके रेमेडीज को चेक कर लेंगे। लग्न शोधन या लग्न को हम फाइंड कर लेंगे कि किस लग्न में व्यक्ति का उदय हुआ है और कौन सा लग्न उसको बेनिफिट कर रहा है। अगला पार्ट जिसके लिए ये बना हुआ था वो है वास्तुशास्त्र, वास्तुविद स्कैनर। तो हम लोग एक इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे वास्तुशास्त्र की, जैसे एस्ट्रोलॉजी की भी एक इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। 16 दिशाओं की एनर्जीज के ऊपर बात करेंगे, उनको कैसे घटाना है, कैसे बढ़ाना है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ENE, ESE, SSE, WNW, WSW, NNW, इन उपदिशाओं की बात करेंगे। कौन सा गेट हमारे लिए फायदेमंद है और कहाँ हमें नया गेट खोलना है, इसके विषय में हम लोग स्कैनर से डिटेक्ट करके उसको खोल पाएंगे। N3, N4, E3, E4, W3, W4, S3, S4, कौन सा हमें खोलना चाहिए, ये सारे खोलने चाहिए। ये जो है आपको स्कैनर बताएगा। ब्रह्म स्थान फाइंड करेंगे हम लोग ना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है ब्रह्म स्थान फाइंडिंग, जो कि हम मैप पर अक्सर कर लेते हैं, लेकिन कभी क्या होता है जिनके प्लॉट टेढ़े मेढ़े होते हैं, या जैसे हम लोग फ्लैट्स में जनरली रहते हैं, तो फ्लैट की किसी की भुजा आगे, बालकनी पीछे, ये इधर, तो कट्स लगे होते हैं। ब्रह्म स्थान की एक्चुअल ऊर्जा कहाँ आ रही है वो देखते हैं, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एनर्जी तो कहीं ना कहीं से आएगी ही। तो ब्रह्म स्थान फाइंड करके हम एग्जैक्ट दिशाओं का पता लगा सकते हैं और कहाँ हमें रेमेडी करनी है ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में रेमेडीज बहुत सारी हैं या नहीं। ये वाली पेंटिंग यहाँ लगा लो, ये ऐसे कर लो, ये वाला पिरामिड यहाँ लगा लो, इतनी सारी रेमेडीज तो मैं बता देता हूँ। बॉटल यहाँ रख लो, तो वो काम भी करी है या नहीं करी ये आप डायरेक्टली दिखा सकते हो।
और अपने लिए भी कर सकते हैं, मतलब अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि हाँ भाई मैंने ये वाली रेमेडी करी और इसका ये इम्पैक्ट आपको मिलना शुरू हो गया। अभी तक कोई ऐसा मीटर नहीं था जिससे हम नाप लें, ऑरा स्कैनर वो मीटर है, और आपको भी एक नई इंसाइट आएगी कि हम कैसे उसको कर पाएंगे। तो वास्तुशास्त्र हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, जियोपैथी, स्ट्रेस एंड रिमूवल, ये सबसे बड़ा पार्ट है ऑरा स्कैनर का, इसी कारण ऑरा स्कैनर बना था। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा हम लोग इसमें कवर करेंगे, हाउ टू फाइंड जियोपैथेटिक स्ट्रेस, क्योंकि जियोपैथी स्ट्रेस जहां पर होता है वहां सबसे पहले व्यक्ति बुझा हुआ होता है, उसका मन नहीं लगता, और उसके बाद उसको बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज घेर लेते हैं। IRUV PY BY भी वहां पर आती है जिस घर में जियोपैथी स्ट्रेस होती है, और उसका एंड रिजल्ट क्या है, वो कैंसर है। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने ये विद्या सीखकर बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को लाभ पहुंचाया। और उसके में माधव जी का एक बार मैंने इंट्रोडक्शन आपसे कराया था, उन्होंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को रिलीफ दिया बहुत सारे उपाय करके। तो इस तरह से आप रेपिटेडली कैंसर से किसी परिवार को बचा पाएंगे। इसके अलावा जो भी और समझ में आएगा, कुछ प्रश्न हैं जो हम करेंगे ऑरा स्कैनर के माध्यम से, जैसे डिटेक्शन ऑफ क्या काल सर्प दोष, KSD कर लेंगे, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी इसके ऊपर बात कर लेंगे, फॉरेन सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, डिजीज है आपके अंदर या नहीं है, डिजीज होने वाली है या नहीं होनी, ऐसे सैकड़ों प्रश्न अपने हम लोग करेंगे। कुछ आपसे बातचीत करके जो आपके मन में इरप्ट होंगे प्रश्न वो भी करेंगे। तो 88 तरह के कितने 176 सैंपल्स हैं ऑरा स्कैनर के बॉक्स में, जिसके 88 हाफ कर दो तो 88 हो गए ना। तो 88 टाइप ऑफ रेमेडीज के ऊपर हम लोग इस कोर्स के अंदर बात करने वाले हैं। एक्साइटिंग है या नहीं ये बताओ, पहले मजा आया या नहीं? आर यू रेडी? तो बोलो यस, आई वांट टू लर्न दिस, यस। एक बार पूरी तरह से मुस्कुरा गए, जरा जोर से बोलिए, कहाँ है दिनेश जी ध्यान, तेरा ध्यान किधर है, पलट, तेरा ऑरा स्कैनर इधर है। यस, एक बार जोर से कहिए यस, तो हमें आवाज यहां तक आनी चाहिए कि हाँ हम सब लोग इसके लिए तैयार हैं। तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ डाउजिंग से स्टार्ट कर लेते हैं क्लास, ठीक है? ये तो हमें पता लग गया क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ डाउजिंग, एनर्जी, ऑरा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑरा स्कैनर से डाउजिंग क्या होती है। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स किसको कहते हैं? जो फिजिक्स की ब्रांच एनर्जी को डील करती है उसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो धन भी एक तरह की एनर्जी है। तो मेटाफिजिक्स के माध्यम से या क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से हम अपने धन को या किसी भी चीज को बढ़ा सकते हैं। पुराने जमाने में जो डाउजिंग होती थी वो पानी को खोजने के काम आती थी। तो इसका नाम यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या है? यहाँ पे से डाउजर के नाम से कोई नहीं जानता, यहाँ उसे नाम से बीर यंत्र। क्या? बीर यंत्र या वीर यंत्र। तो ऐसा एक यंत्र जो पानी को फाइंड कर ले या प्रीशियस स्टोन मेटल्स को फाइंड कर ले, उस यंत्र का नाम था बीर यंत्र, और या उसकी विद्या को हम बीर यंत्र विद्या भी कह सकते हैं। डाउजिंग जो है लॉ ऑफ रेजोनेंस ऑफ एनर्जीज के ऊपर वर्क करती है। लाइक एनर्जीज अट्रैक्ट ईच अदर, या लाइक डिजॉल्व लाइक, केमिस्ट्री का एक सिंपल सा सूत्र है, लाइक डिजॉल्व लाइक। यानी कि आप अगर पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, तो पेट्रोलियम पदार्थ में ही घुलता है। जैसे तेल तेल में घुलता है, पानी में नहीं घुलता है ना। लेकिन पानी से संबंधित जो भी चीजें हैं वो किसमें घुल जाती हैं? पानी में घुल जाती हैं। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एंड लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इस थ्योरी के ऊपर वो काम करता है। दूसरी बात, थॉटफुलनेस या विचारवाद। आपके विचारों में वो तरंगे निकलती हैं जिससे डाउजर का मूवमेंट आता है। यानी आपका विचार इतना पावरफुल है। हम लोग सोचते हैं ना, अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं सारा समय, कुछ ना कुछ थॉटफुलनेस या बेकार की चीजें सोचते रहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वो सारी चीजें आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर आप विचारों को संभाल लें, विचारों को पॉजिटिव कर लें। ये कहना बड़ा आसान है कि विचारों को पॉजिटिव कर लें। जब तक व्यक्ति एक सेशन में रहता है पॉजिटिव थिंकिंग या बुक पढ़ता है तब तक पॉजिटिव रहता है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट हमारे को नकारात्मक विचार आने ही लगते हैं। तो अगर हम उसका कन्वर्जन कर लें किसी भी तरह से तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। तो आप देखेंगे कि जो पेंडुलम है ये केवल सोचने मात्र से चल पड़ता है। तो सोचने मात्र मतलब कि कोई ना कोई तरंग, कोई ना कोई वाइब्रेशन इसके साथ रेजोनेट कर रही है। तरंग दैर्घ्य का नियम कहीं ना कहीं इससे
लग रहा है, तो कितने पावरफुल हैं आपके थॉट्स, है ना, और हम उनको जाया जाने देते हैं, बिल्कुल बेकार व्यर्थ जाने देते हैं, ठीक है। तो डाउजिंग लॉ ऑफ रेजोनेंस पे काम करती है। लोग हमसे पूछते हैं कि कैसे चल पा रहा है ये। जितने भी हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स हैं वो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर वर्क करते हैं, उनके अंदर से एक इलेक्ट्रिकल करंट निकलता है। तो इस माइक्रो करंट सिस्टम को ये डिटेक्ट कर लेता है, जो भी आपका डाउजर है या पेंडुलम है वो डिटेक्ट कर लेता है, और उसके बाद हम उसके माध्यम से ये क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। यूरोप या वेस्ट में इस विद्या को कहते हैं जियोमेंसी, और डाउजर्स को कहा जाता था जियोमेंसर्स, यानी अर्थ की एनर्जीज के साथ प्ले करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, उस विद्या को जियोमेंसी। और जो व्यक्ति इस तरह की अर्थ की एनर्जी से प्ले करता है उसे कहते हैं जियोमेंसर। तो डाउजिंग से भविष्य से संबंधित होने वाले क्वेश्चंस पूछने से बचना चाहिए। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम और आप मिलके डाउजर से पहला क्वेश्चन ही पूछेंगे, मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। समझा? जियोमेंसी है ये, यानी जो कुछ इस अर्थ के ऊपर अवेलेबल है उसको फाइंड करने की विद्या क्या है, डाउजिंग। तो हमें भविष्य से संबंधित क्वेश्चन पूछने से बचना चाहिए। और सबसे पहले व्यक्ति यही गलती करता है, वो पेंडुलम उठाता है और चलाता है। जैसे संजय भैया हैं, मैं इस क्लाइंट की LIC कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इंश्योरेंस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और ये डाउजर चल गया और ये घर से खुशी खुशी निकले, बहुत उन्हें डाउजर ने कहा ये हो जाएगा, बस हो जाएगा। और जब नहीं हुआ तो कहेंगे तो बिल्कुल बेकार विद्या सिखा दी, क्योंकि आप भविष्य संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हो। मेरे बेटे के कितने % नंबर आएंगे, ऐसे डाउजर उठाएंगे और शुरू कर देंगे, मेरे बेटे के कितने % नंबर आएंगे, वो ये दिखा देगा 100%। अब ये 100 है 0 है ये तो इसी को पता है ना, ऐसे करके चलना शुरू हो जाएगा। तो आपको भविष्य से संबंधित क्वेश्चन पूछने से बचना चाहिए जब तक मैं ना सिखाऊं। मैं ये भी सिखाऊंगा कि भविष्य से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। डाउजिंग की एक लैंग्वेज है, वो आपकी लैंग्वेज के ऊपर चल रहा है। तो अगर हम करेक्ट क्वेश्चन पूछ पाएंगे तो करेक्ट आंसर आएंगे। अगर हमारा क्वेश्चन ही गलत होगा तो क्वेश्चन भी आंसर भी गलत आएंगे। अब एक और बात बताता हूँ, डाउजिंग में सबसे पहले या स्कैनर में ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन डाउजिंग में ये दिक्कत आती है कि सबसे पहले हम पूछेंगे मेरा पार्टनर मुझसे दगा करेगा या नहीं करेगा, है ना, क्वेश्चन ही गलत है उसको या नहीं पता तो क्वेश्चंस कैसे पूछने वो भी मैं आपसे अच्छी तरह से इसके विषय में बात करेंगे। तो जियो अभी तक जब तक इनिशियल स्टेज होगी आप भविष्य संबंधित क्वेश्चंस को बचेंगे, और जब मैं आपको लैंग्वेज सिखा दूंगा तो आप आराम से पूछेंगे। डाउजिंग जो है 2 तरह के नेगेटिव और पॉजिटिव है। पूरी ब्रह्मांड किस तरह के बाइपोलर एनर्जीज के ऊपर चल रहा है, किस पे चल रहा है, बाइपोलर एनर्जी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इतना हमारा करंट है अगर आप देखें तो वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव तार डालो और एक न्यूट्रल की तार डालो, वही चल रहा है ना, ऐसे ही होता ना। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन 3 ही तत्व हैं, जिसको कुछ लोग ब्रह्मा विष्णु महेश कह देते हैं। तो 3 ही तत्वों के ऊपर चल रहा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को फाइंड करके ये अपना काम करता है। आंसर जो आता है वो यस और नो में आता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चंस को आपको पूछने की कला आनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस पूछने की कला नहीं आई तो ये आंसर आपके गलत हो जाएंगे। 3 तरह की वाइब्रेशनल एनर्जी पे हमारा माइंड जो है वाइब्रेट करता है। उसमें पहला है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। ये होते क्या क्या है इसके ऊपर देख लेते हैं। कॉन्शियसली आप मुझे सुन रहे हो, है ना, इस समय आप यहाँ पर हो, तो कॉन्शियस माइंड का मतलब जागृत, आप इस समय जागृत अवस्था में हैं, उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। अगला माइंड हमारा है सब कॉन्शियस माइंड, यानी कि आधा सोया हुआ। सब मतलब आधा, आधा कॉन्शियस, सब मतलब हाफ कॉन्शियस। तो आधा सोया हुआ माइंड जो है आपको ऑटोमेटेड मोड ऑफ माइंड देता है। क्या? ऑटोमेटेड मोड ऑफ माइंडफुलनेस, यानी कि कॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो। खाना खाया आज आपने? किसने ब्रेकफास्ट किया? मैंने इसलिए हाथ नहीं उठाया कि मैंने नहीं किया आज ब्रेकफास्ट, ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछ के आज सबसे पहले उठा लेता।
तो खाना आपने यहां तक खाया, कॉन्शियसली चबाया, अब आपकी इच्छा है कि उसको बाहर फेंक सकते हो या अंदर कर सकते हो। ये कॉन्शियसली इच्छा है या नहीं आपकी? एक बादाम खाया आपने और वो कड़वा निकला तो क्या करोगे आप? थू 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 बाहर कर दोगे। यहाँ तक तो आपका वो चलेगी। लेकिन जैसे ही आप उसको यहाँ से नीचे कर लोगे, काम सबकॉन्शियस माइंड का शुरू हो जाएगा। उसे कड़वे और मीठे से कोई मतलब नहीं, वो तो उसको अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उस मैकेनिज्म में डाल देगा जिसमें आप को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचा देगा, और वहां से ऑटोमेटेड प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर आपको कोई क्या उसमें हाँ ना भी नहीं, उसमें तो केवल हाँ ही हाँ है, कॉन्शियस माइंड में केवल हाँ ही है। अगर आप जहर भी खा लेते हैं तो उसको भी बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेते कि उसका आगे फल क्या होगा, वो आपको कॉन्शियसली देखना। अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड हैं कितने कितने? जितना वर्ल्ड आपको कॉन्शियसली दिखता है वो केवल 5% है, और जितना वर्ल्ड आपको नहीं दिख रहा वो 95% है। तो जिन लोगों को सबकॉन्शियस माइंड की टैपिंग करने आ जाती है वो उन सक्सेसफुल 5% लोगों में हो जाते हैं, बाकी 95% अपने ऐसे ही जीते रहते हैं। जैसे हमारा जो माइंड है, इट्स लाइक एन आइसबर्ग। आइसबर्ग आपको इतना सा दिखेगा ऊपर, इतना सा, लेकिन अगर आइसबर्ग को नीचे देखोगे तो वो बहुत बड़ी हस्ती होता है अपना। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा बड़ा है और कॉन्शियस माइंड बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को हाँ ही हाँ आती है, वो यस ही यस कहता रहता है। गलती करोगे तो भी यस कहेगा, ना करोगे तो भी यस कहेगा। जैसे कि अगर आपने प्रार्थना कर दी कि हे ईश्वर मेरी दरिद्री हटाओ, तो ये प्रार्थना बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हाँ कर देगा, इसके ऊपर भी हाँ कर देगा, यस मैं तुम्हारी दरिद्री हटाऊंगा, तो पहले दरिद्री दे देगा फिर हटा देगा। हे ईश्वर मेरे कष्ट मिटाओ, तो वो कहेगा यस बिल्कुल ठीक कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तो पहले कष्ट दे देगा फिर मिटा देगा। तो आप इसी धंधे में लगे रहोगे। तो डायरेक्टली आप कह लो ना, हे ईश्वर मुझे धन प्रदान करो, हे ईश्वर मुझे स्वास्थ्य प्रदान करो। हम अपने आप से ही बहाने बनाते रहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड के साथ गलत मैसेज चला जाता है, और जैसे ही वो गलत मैसेज आता है वो हमारे को गलत मैनिफेस्टेशन दे देता है। उसके बाद है सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड को कहते हैं परम आत्मा। परम आत्मा यानी हम सबकी आत्माएं मिलकर एक तरह का नेक्सस बना रही हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब है, और वो सुपर कॉन्शियस माइंड बन जाता है जिसको परमात्मा कहते हैं, और उसको सब कुछ पता है। क्या डाउजिंग विद्या इसी के ऊपर वर्क करती है कि परम पिता परमेश्वर को, परमात्मा को, यूनिवर्स को, कॉस्मोस को, गॉड को सब कुछ पता है, क्योंकि इस धरती पर जो कुछ भी है वो उसकी मर्जी से ही है। मतलब आप जो भी इस धरती पर देखते हैं वो अगर है तो वो उसी की ही है, इसमें शक की कोई बात नहीं। क्या कहा रोहित जी आपने? इस तरह तो रामचरितमानस चौपाई जी, हरो नात्म संकट भारी, ये बात सही है। प्रार्थनाएं हमारी जो है वो गड़बड़ है सारी की सारी, इसमें शक की बात ही कोई बात नहीं। तो आपको उसमें नहीं जाना, आप तो डायरेक्ट आपके पास को पता है ये कैसे करना है ना। जितनी भी हमारी प्रार्थनाएं हैं वो स्तुतियां हैं, पहले स्तुति करी और उसके बाद धीरे से अपनी बात कह दी। वो भी एक तरीका है सबकॉन्शियस इम्प्रिंटिंग। इतनी लंबी आरती अगर हम करते हैं तो ईश्वर की स्तुति करते हैं कि तेरे आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे, और उसके बाद मेरा ये वाला काम भी कर दीजिए। तो हम उस नेक्सस में, उस लूप से बाहर आ जाएंगे इस बार। सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है कि प्रभु की कृपा से ही हम हैं, और इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही है और उसको सब कुछ पता है। और जब हम उससे कनेक्ट होते हैं डाउजिंग के माध्यम से, तो वो अपने रस्तों से पता लगा लेता है। मतलब अगर जमीन में पानी है और आपको नहीं पता तो किसको पता है? जिसने उसमें भरा है, भाई परमात्मा ने भरा है, उसी को पता है। तो जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हो तो आपको वो डाउजिंग के माध्यम से परमपिता परमेश्वर बता देते हैं कि यहाँ पर पानी है। आपके कॉन्शियसनेस से कोई माला, कोई मोबाइल, कोई चीज खो गई, कोई व्यक्ति खो गया, लेकिन वो इस वर्ड में है। अगर वो इस वर्ड में है तो उसे पता है और यू कैन फाइंड। अब ये एक स्किल है, फाइंडिंग इज एन आर्ट। दूसरी बात यह है कि हम कभी कभी अपने ही विचारों से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमें क्या होता है,
हम एक चीज को सही मान लेते हैं। जब वो सही मान लेते हैं तो हमारे आंसर्स भी वैसे ही आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को सम करना आना चाहिए। जब तक आप सम नहीं होंगे, अपने विचारों के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं रखेंगे, तब तक ये दिक्कत आएगी। और वो कैसे सम रखना है, मेडिटेशन भी अपन करेंगे। राइट। और ऑरा स्कैनर के कुछ बात है, पेंडुलम डाउजर के ऊपर बात करेंगे, एलरॉड, बॉबर। लेकर एंटीना जो है वो E=mc²। एक्मॉस का लेकर एंटीना सबसे अच्छा होता है, जिसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। ऑरा स्कैनर से हम सारी की सारी एनर्जीज को मापना, जियोपैथी स्ट्रेस को फाइंड करना, उसको रिमूव करना, नेगेटिव एनर्जी को फाइंड करना और रिमूव करना, ये सब कुछ इस कोर्स में हम जानेंगे। तो आज के लिए अपन यहीं पर ही समाप्त करते हैं और कल से जो है प्रैक्टिकल क्लास शुरू कर देंगे। तो पहला जो हमारा वो होगा, वो जो संजय सर जो कर रहे हैं कि हाउ टू मूव अ पेंडुलम। एक पेंडुलम लोलक को जो आप बनाएंगे अपने आप, चाहे चाबी लटकाइए, चाहे उसके ऊपर रुद्राक्ष लटकाइए, चाहे मोती लटकाइए, कुछ भी करके कोई हैवी सब्सटेंस एक छोटे से उसके ऊपर लटका दीजिए और फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे उसको चलाने की, कि कैसे वो चलेगा और आंसर्स कैसे आएंगे, यस एंड नो। ठीक है, आज के लिए यहीं तक सायोनारा करते हैं और कल फिर वापस आते हैं। कोई इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है तो प्लीज आस्क। अभी हैं तो 5-7 मिनट और फिर चलते हैं, गो टू स्लीप, गुड नाइट करेंगे, है नहीं कहीं। जी संजय भैया। चलो, तो चमत्कार हो गया। आज मैं पहली दफे पेंडुलम उठाया और चल रहा है, आगे पीछे घूम भी रहा है, आगे पीछे बढ़ भी रहा है। चमत्कार तो आप खुद जिंदा है, यही बड़ा चमत्कार है। दुनिया में इससे बड़ा कोई चमत्कार ही नहीं है। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ नहीं? तो अगर आप जीवित हैं तो 100% चला पाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है अभी तो। चमत्कार पे चमत्कार रोज ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी मैम कहिए। सर आपने बोला पेंडुलम बनाने के लिए मेरे ख्याल से कोई मेटल की चीज होगी वो ज्यादा अच्छा रहेगा प्लास्टिक के हैवी कंपैरिजन। मटेरियल, हैवी मटेरियल, प्लास्टिक हो, मेटल हो, हमें कोई मतलब ही नहीं, लकड़ी हो, जो आपको अच्छा ये लगे। चलेगा? मेरा पेंडुलम संडे को आने वाला है। हाँ अरे चलेगा, ये दौड़ेगा, ये जो भी आप लटका लोगे वही चल पड़ेगा। अच्छा सर, क्यों मैंने ऐसे सोचा, क्योंकि आपने बोला कि पेंडुलम हमारे मन की बातों को वो करता है, जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मेटल गुड कंडक्टर होता है तो ज्यादा अच्छे से उस चीज को कैच करेगी। वो चलना आपकी ऊर्जा से है और मन की वाइब्रेशन से, तो कुछ भी लटका लोगे चल जाएगी। अगर आपने ये भी बिलीव बना लिया कि मेटल का अच्छा चलेगा तो मेटल का अच्छा चलने लगेगा, बाकी बुरे चलेंगे, तो कोई अपना बिलीफ मत बना। ओके थैंक यू। ओके राकेश जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार सर। आपका सर बिल्कुल एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी हाँ। क्लास पूरी प्रॉपर लग नहीं पाई, मैंने मैसेज भी किया था, सिग्नल कट रहे हैं बहुत ज्यादा। और एक प्लीज रिक्वेस्ट है सर, इसका पीडीएफ मिलेगा मुझे और रिकॉर्डिंग? सर इसका कोई पीडीएफ हो ही नहीं सकता है ना। पीडीएफ क्यों अच्छा चाहिए? यहाँ रही है ना, मेरे साथ रही है, पूरी क्लास अटेंड करिए। सर मैं क्लास तो पूरी अटेंड करता हूँ, बीच में सिग्नल टूट जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कल की भी क्लास ऐसे ही गई, आज भी आधे से ज्यादा क्लास कनेक्टिंग में ही चलेगी। रिकॉर्डिंग आएगी सर, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हाँ वही रिकॉर्डिंग आएगी, पक्का आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है उसकी। एक सर जो आप पैम्फलेट दिखाते हैं, मतलब जो शो कर रहे हैं, उसकी बोल रहा था पीडीएफ अगर। सर वो फोटो खींच लो ना, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी ना। अच्छा ठीक है सर, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, फोटो खींचने में कोई मना ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, ओके जी। संजय जी। सर अभी आपने जो ये बताया था कि एल रॉड के लिए जो कॉपर की आपने वायर बोली है जी, तो जो इलेक्ट्रिकल वायर जैसी आती हैं तो क्या हम वो यूज कर सकते हैं उसमें? नहीं सर, थोड़ी सी थिक चाहिए। इलेक्ट्रिकल वायर में कॉपर बहुत पतला होता है। नहीं, जैसे बड़े साइज वाली जो कॉपर की जैसे इलेक्ट्रिकल वायर आती है जो 10 mm कह लीजिए। सर कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर में 100% यूज होता है। थोड़ी थिक रॉड लेके मोड़ के बना लीजिए। नहीं मतलब जैसे 10 mm वाली या जो इलेक्ट्रिकल वायर आती है हम वो भी यूज कर सकते हैं, जो थोड़ा सा हैवी होती है। वो तो प्लास्टिक कोटिंग होगी ना उसके ऊपर। हाँ प्लास्टिक कोटिंग होगी उस पे, कोटिंग नहीं, कोटिंग वाली नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट होगा। सर अच्छा, दूसरा आपने सर बताया था कि जो ऑरा स्कैनर में जो है आप सैंपल्स बनाना भी सिखाएंगे, तो वो आएगा ना पार्ट है, जब आएगा उसमें आप बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे आप कोर्स के बाद। ओके। ऐसा लग रहा ना बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा वो बन के, वो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा ये।
ठीक है सर, ठीक है जिनका जी कहिए। ओके सर। हेलो सर। हेलो सर आपने बोला इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ रेजोनेंस, जी, तो व्हाट इज लॉ ऑफ रेजोनेंस? क्या करना है आपको सीख? समझना है बस। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेजोनेंस के लिए आपको जो है गूगल पे सर्च कर लीजिए व्हाट इज लॉ ऑफ रेजोनेंस। अच्छा सर, आपने जो बहुत बोला सारी ये वीडियोस हैं, तो फिजिक्स का ये पार्ट है कि जब कोई तरंग, मतलब लॉ ऑफ रेजोनेंस का सबसे बड़ा जो काम आता है वो ये गिटार बजाने में आता है। जब आपके रेजोनेट हो जाएगी तो आपको सुर नजर आएंगे, और जब रेजोनेट नहीं होंगे तो वो ढैं 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 करेगा। इसके ऊपर सैकड़ों वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। फिजिक्स का छोटा सा पार्ट है ये, 8वीं से लेकर 9वीं तक 10वीं तक सिखाया जाता है। और सर ये जो इंस्ट्रूमेंट हम जो भी यूज करते हैं, दे रीड आवर माइंड एंड अकॉर्डिंगली आंसर। शुरू में तो वो आपका माइंड रीड करके उसको चलाना सिखाऊंगा, उसके बाद वो अपने रास्तों से निकाल लेगा अपना, माइंड रीडिंग नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, और सर मेरे पास वो ऑरा स्कैनर नहीं है, तो आपने कुछ बोला था कोई देव वास्तु में भी ये यूज होता है, ऐसा कुछ? क्या देव वास्तु मतलब? मतलब आपकी कोई क्लास आने वाली है, हाँ, मतलब देवता आगे, वास्तु के सैंपल अलग आएंगे, उसमें भी यही यूज होगा। तो अगर मुझे वो क्लास करनी है तो अभी से मुझे वो लेना पड़ेगा? आपकी इच्छा है, वो तो पहले तो इसे ये क्लास में भी वो काम आएगा बस, मतलब दोनों में एक चलेगा ऐसा? एक चलेगा, लेकिन उसके बॉक्स सैंपल्स अलग होंगे। सो व्हाट शुड आई बाय? दोनों बाय कर लो अगर आपको देवता वास्तु सीखना है तो। दोनों बहुत कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? जो नॉर्मल स्कैनर एक बॉक्स के साथ है वो 13,500 का, जो देवता वास्तु के साथ है वो 16,500 का। भाई इतना ही तो अंतर है, और क्या। 2 स्कैनर थोड़ी ना खरीदने हैं आपको। तो मुझे एक ही चाहिए, तो मैं कौन सा लूं? मैं अभी भी नहीं समझी। देखो, देवता वास्तु की क्लास जो है अभी दूर है, तो आप एक नॉर्मल वो ले लीजिए, 88 बॉक्सेस वाला सैंपल ले लीजिए, उसमें क्या हुआ, नॉर्मल। ठीक है, 13,500 का। जब जरूरत पड़ेगी तो 3,000 वाला और भेज देंगे आप। ओके सर। ओके जी। जी अनुज जी। गुरुदेव एक अलग से क्वेश्चन है, अगर इजाजत है तो पूछ लें। अलग से क्वेश्चन है तो अलग से पूछ लो, मेरे को ग्रुप में डाल दो, और क्या हो। नहीं अलग मतलब आज से संबंधित नहीं, गुरुदेव वास्तु से संबंधित है थोड़ा। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि आज वो मेरे से उस पे पूछ लीजिए व्हाट्सएप पर। ठीक है, ठीक। डन। क्योंकि बहुत से लोग नए भी है ना, पता लगा कि फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैम को अभी वो देवता वास्तु और उसके विषय में पता नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे। आपका मेरे से डायरेक्ट गति है, डायरेक्ट पूछो। सुब्रतो जी कहिए। सर वो हमको समझ में नहीं आया, कल पेंडुलम कैसे हम बनाए वो समझ में नहीं आया। एक चाबी लीजिए। ओके। मुनीष जी हैं यहाँ पे, सर दिखाइए जरा आपने कैसे बनाया। देखो मैं स्पॉटलाइट पे ले रहा हूँ सर को, दिख गया? ना नहीं दिखाई दे रहा है। अरे सामने दिख रहे हैं वो मेरे, देखो ना। नहीं हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, आप ही को दिखाई दे रहा है। बाकी लोगों को दिखाई दिया स्पॉटलाइट ऐड करके? दिख रहा है ना? मेरे साथ कौन बैठा है इस समय स्क्रीन पे? सर वो राधे राधे सर, वो मोबाइल से हैं तो उनको क्या जो बोलेगा वही सुनाई, वही दिखेगा। अच्छा तो सर बोलो आप, मुनीष जी हाँ, बोलिए। अभी दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है। मैंने दिखाई दे रहा है ना अभी? हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने एक धागा लिया, एक चाबी ली, बन गया पेंडुलम। और क्या करना है? अच्छा अच्छा अच्छा। रॉकेट नहीं बुलाना इसरो से, इतना ही काम करना। तो रॉकेट साइंस भी कर रही है, लेकिन काम रॉकेट से भी बड़ा करने वाला, ये बात सही है। ठीक है, तो इनिशियल हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है सर। ओके रोहित भाई कहिए। सर जो डाउजिंग या पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है सर, क्या ये इस तरीके से काम करता है कि जो ब्रेन वेव्स हमारी निकलती हैं, जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस बनती हैं, ये उसको कैच करता है? क्योंकि हमारे दिमाग में 360 डिग्री है और सब कुछ स्टोर्ड है, उसमें पूरा ब्रह्मांड स्टोर्ड है, तो सारी वाइब्रेशंस को कैच करता है। बस एक कमांड देने की बात होती है कॉन्शियसली। यत खंडित ब्रह्मांड, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही करता है वो। बिल्कुल सही सोचा आपने। ठीक है, और फिर भी इस चक्कर में नहीं पड़ना, ये बात सही है। वो कैसे काम करता है इसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, नहीं तो आप उसी के चक्कर में लगे रहोगे, यार कैसे काम करेगा, उसकी थ्योरी के पीछे चले जाओगे। नहीं थ्योरी के पीछे नहीं जाएंगे सर, केवल बस फाइंड करना है। नहीं मेरे को पता है भैया, मेरे को बहुत दिन हो गए इस मतलब फील्ड में। जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनको बहुत कम रिजल्ट आते हैं, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको।
ये जितना ऑकल्ट है ये इलॉजिकल है। हम उसको लॉजिक्स के द्वारा सिखाने की, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, बट इट्स स्टिल एन इलॉजिकल थिंग। लॉजिक्स जो है वो हमारे को वेस्ट ने भर दी। हमारी सारी विद्याएं जो हैं वो योग शास्त्र के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो इंट्यूशन जो है वो कैसे आती है? सर पता नहीं सर, मैं तो मेडिटेशन करता हूँ तो अपने आप आती है। हाँ नहीं, फिर अब मैं पूछूं नहीं जी मुझे बताओ कैसे आती है? अपने आप क्यों आ रही वो? मेरे बुलाने पे क्यों नहीं आ रही? जब मैं चाहूँ तब क्यों नहीं आ रही? अचानक ही आ जाती है। थॉट फ्री माइंड होता है ना, तो अपने आप चीजें कैच होती है, पता नहीं कैसे। थॉट फ्री माइंड कैसे कर देते हैं हम? वो कैसे होगा? है ना? तो जितने आप मेरे से कुतर्क करोगे उतना दूर हो जाओगे। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना, केवल आम खाने हैं, गुठलियां नहीं गिननी। राइट? और ना का जवाब आएगा। जी राजेश जी कहिए। सर क्वेश्चन तो एक ही था, मैं तो और इसके अंदर 2-3 महीने से कर ही रहा हूँ सर जी। तो सर वो क्लाइंट के सामने करता है तो सर वो तो देख लेता है आगे कि मैंने क्या चेक किया और क्या किस तरफ रिजल्ट आ रहा है, तो वो समझ जाता है। तो सर इसको कैसे थोड़ा कम किया जाए कि वो समझे नहीं कि हमने क्या चेक किया, सीधा वही समझ जाता है कि ये तो इसको इसने बता दिया स्कैनर ने, इसका क्या काम है इसमें। तो आप क्या ऐसे कौन से गुप्त क्वेश्चन पूछ रहे हो जो आपको नहीं पता चलना है? ये बताओ तो सही। नहीं सर फिर भी तो सर एक इम्पोर्टेंस होना चाहिए, आखिर अल्टीमेटली तो स्कैनर ने बता दिया कि आपको है, उसके सामने मेरा क्या इम्पोर्टेंस? तो मैं आपको बॉडी डाउजिंग सिखाऊंगा ना, क्यों चिंता कर रहे हो? आपने आंख बंद करनी है, बस आंसर आपके यहाँ लिखा हुआ आएगा। हाँ एक्चुअली ऐसा होगा, नो वरीज। जो व्यक्ति सिद्धि से लेगा ना, मतलब 10 साल सिद्धि करी उसने, फिर तपस्या करी, ऐसे करके वो करी, वो आपको मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सिखा दूं। चल तो खुद ही जाता है, लेकिन क्लाइंट को पता चल जाता है कि इसने क्या पूछा और क्या रिजल्ट दिया उसने। तभी तो कह रहा, हम तो कोई गुप्त बात करता ही नहीं। लोग हमसे कहते हैं ये किनारे होके खोपचे में बता देना, जो होगा वो सबके सामने होगा। तो वो बोलते इसमें आपका क्या खासियत, तो स्कैनर बता रहा है। देखो हमारी खासियत है, उसको कहना हमारी खासियत है। अगर तेरे ऊपर हमने नेगेटिव एनर्जी IR UV PY BY फाइंड कर ली तो स्कैनर से उसे दूर नहीं कर सकते। दूर तो डॉक्टर ही डॉक्टर ही करेगा, ये खासियत है। अगर आपने उसका बुध ग्रह खराब बता दिया, स्कैनर से फाइंड कर लिया, तो ठीक तो आप ही करोगे उसको। ये आप ठीक है, करने दो जो भी है। सर अभी फिलहाल अपन जो कोर्स कर रहे हैं इसके लिए 88 सैंपल वाला और स्कैनर सफिशिएंट? मोर देन सफिशिएंट है, आप उसके 8 भी सैंपल यूज नहीं करने वाले। सर राहुल सर से बात करता हूँ कल से, जब तक अपना ये स्टार्ट होगा सब्जेक्ट होगा, जब तक वो दे ही देंगे मेरे को। क्या? राहुल सर से बात कर लेता हूँ। राहुल सर से यही बात करो। राहुल सर कहाँ हो आप? सर में यही आ अभी बात करो। जी सर, आदेश करता हूँ आपसे बात। ठीक है, कोई नहीं सर। कल और जब तक मेरा कोर्स स्टार्ट होगा ये वाला, दैट मीन जब सब्जेक्ट चालू जब तक मेरे को मिल जाएगा, तो प्रैक्टिकल साथ में होगा। जी जी साथ में होगा प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा एक चीज और चाह रहा था सर, अपन जब हेडफोन लगा रखे तो हेडफोन निकाल दीजिए। हेडफोन हटा दीजिए। निविदा मैम आप भी अपने हेडफोन हटा दीजिए। राइट, बोलिए पंकज जी। सर मैं बोला, जब अपन वास्तु की रेमेडीज करते हैं या कोई ट्रीटमेंट करते हैं या कोई फाइंडिंग करते हैं, तो कितने % लॉजिक का दरवाजा ओपन रखे, कितने % बंद रखे नॉर्मली? तो अभी बताया आपको पूछने की जरूरत ही क्या थी? कोर्स में बताया मैंने आपको कि दरवाजा कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा, कितना खुलेगा, वो कहाँ पे आएगा देवता, बता दो। नहीं सर, अपन लॉजिक की बात कर रहे हैं, सब चीज के पीछे लॉजिक मांगते हैं। सपोज कोई से प्लेस में कोई चीज है, उसका लॉजिक क्या है, कोई रेमेडी करते हैं, तो अपन अपने माइंड का दरवाजा कितना ओपन रखे कि लॉजिक फाइंड करें, लॉजिक देखें। आपके माइंड का दरवाजा है कहाँ, पहले तो मुझे ये बताओ। और वो कितना बंद होगा, कितना खुलेगा, मुझे ये बता दो। अगर आपके बस में है तो आप भगवान हो। राइट राइट। अगर आप दुनिया में सबसे बड़ा जो शास्त्र है एस्ट्रोलॉजी के बाद, वो है योग शास्त्र। क्या है? योग शास्त्र। पता है योग शास्त्र के पहले सूत्र में क्या लिखा है? अथ योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। योग करने वाले के चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी कि उसका अपने मन के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। और जिसका अपने मन पर कंट्रोल हो जाता है वो भगवान हो जाता है। तो आपको कैसे पता कि आपका दिमाग कितना खुला कितना बंद है?
आपके तो हाथ में ही नहीं है, आपके तो हाथ में कान बंद करना नहीं है। आप मेरी बात चाह के भी नहीं सुन सकते। आप कहो जी मैं नहीं सुनना चाहता, लेकिन फिर भी सुनोगे। आपकी चाहत में अगर होता तो आपके यहाँ आइंस्टीन पैदा होता, आपके आपका लड़का थोड़ी ना पैदा होता, या आप अंबानी जी के घर पैदा होते। तो बाबू चाहत तो हमारी इतनी ही चलती है जितनी हम वो जानना चाहता है। वो ये पूरा विश्व उसका है। अगर हमारे मुझे उसने इस इतना काम के लिए भेजा है कि तुझे इतना ही बताना, इतना ही वो है, तो मुझे उतना ही पता लगे। और मैंने जैसे अभी रोहित भाई को कहा कि जितना ज्यादा लॉजिक्स के चक्कर में पड़ोगे उतना आप फेल हो जाओगे इस विद्या में। जितने पढ़े लिखे ज्यादा ज्योतिषी हैं वो सब फेल हो जाते हैं। एक टाइम के बाद उन्हें दिखना, कहना, सुनना सब बंद हो जाता है। और ये फैक्ट है, क्योंकि मैं ऐसे शहर में रहता हूँ जहां पर भीड़ लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको जो सिखाया जाए वो आंख बंद करके मान लो। धीरे धीरे लॉजिक्स भी पता लग जाएंगे। राइट, कहिए नवनीता मैम। सर अभी तो तबीयत बहुत खराब है मेरा, तो कॉपर की जगह अगर कोई गैल्वेनाइज्ड अगर बना लेते हैं तार से तो चलेगा? चलेगा, जब तक तबीयत खराब है तब तक चलेगा। मतलब कॉपर अब जाके खरीद नहीं सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड तार है घर में। जब तक तबीयत खराब है तब तक चलेगा, उसके बाद कॉपर ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। कहिए संजय जी, फिर चलते हैं। सर जो ये रॉड हमें बनानी है, एल रॉड जो बनाने के लिए आप बता रहे हैं, उसकी लेंथ लगभग कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर की लेके उसको आधा 3/4 फोल्ड कर लो। मैं सिखाऊंगा बनाना। अच्छा, नहीं मतलब क्योंकि लेके आप जैसे कह रहे हैं कि आप लाके रखिए अपने पास, हाँ, तो चीज अवेलेबल होगी तभी तो आप बताएंगे, तो उसके हिसाब से बनाएंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोहनी तक। मतलब एक, मतलब हमें 2 बनानी है, हम 2 के हिसाब से लेके आए, 2 बनानी है। 2 के हिसाब। ठीक है सर, ठीक है। सुब्रत जी कहिए। हाँ सर, ये एक्चुअली ये जो कॉपर वायर से बनाना है, ये क्या डाउजर है? एल रॉड है, एल रॉड। हाँ, डाउजर टाइप है। अच्छा सर, ये इसमें क्या क्या चीज चाहिए और एक बार बता दीजिए, समझ में नहीं एक कॉपर की रॉड, एक कॉपर का तार चाहिए, बस, और कुछ नहीं? और क्या, और तो बाकी आप खुद कर लेंगे। अच्छा, मतलब 2 पीसेस चाहिए ना कॉपर का वायर? 2 पीसेस, 2 पीसेस बस, बाकी तो आप सिखा देंगे ना? ओके ओके सर। नहीं सिखाऊंगा तो जाऊंगा नहीं यहाँ से। और बताओ। जय श्री कृष्णा सर। जी, जय श्री कृष्णा ऋतु मैम। बस सर ये पूछना था मुझे, ये वही वायर के बारे में, कितने mm का, कितना मोटा होना चाहिए वो, कितने mm का वायर होना चाहिए आसानी कॉपर से का? मुड़ जाए, ऐसा वायर चाहिए जो आसानी से मुड़ जाए, बहुत पतला भी ना हो, बहुत मोटा भी ना हो। ठीक है ना जी, राइट। एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतना mm हो, उतना वो हो। एक छोटी सी रॉड हो, बिल्कुल सही है। सुनील कुमार जैन जी के पास है, वो दिखाई रहे हैं ऐसी वायर जो हमें मुड़ जाए। ग्रेट है जी, थैंक यू सो मच। आज का आपने ये प्रसंग को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पूरी नींद लें और जय जयकार करते रहें। सीधा मेरे साथ कहिए, यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। हम सीख ही लेंगे हर हाल में ये सब। हाँ बोलिए सर। आप कल क्लास लेंगे या परसों लेंगे? सर कल लूंगा। कल लोगे क्लास आप दिल्ली से? तो हाँ, दिल्ली से लूंगा सर। राइट, क्योंकि हमारा जो है वो लाइव कोर्स आना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि स्कैनर को जो है जल्दी शुरू कर दूं, जल्दी ले आऊं, ताकि अगर लाइव तक आपका रुचि बनती है तो आप लाइव में भी आए उसको पूरी तरह से सीखने। तो इसलिए हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, तो अपन क्लास जो है वो कल लेंगे। राइट सर, राइट। जैसा हर हाल में प्रैक्टिकल कल से चालू हो जाएगा पेंडुलम का। जी सर, ठीक है। फिर एक बार शुरू करिए, यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। जय जयकार आप सबकी। गुड नाइट एवरीबॉडी। जय गुरु जी, राधे राधे। गुड नाइट, गुड नाइट, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी सर, राधे राधे सर।